तो बच्चों, इस वीडियो में हम फ्लेमिंगो बुक की हमारी लास्ट पोएम जो हमारी 6th पोएम है वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। और ये जो पोएम है ये लिखी है एड्रिन रिच ने। तो ये है इस पोएम की पोएट। तो सबसे पहले एक बार हम नाम देखते हैं। पोएम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो ये पोएम है एक लेडी के बारे में जिनका नाम है जेनिफर, और उन्हें आंट कह के एड्रेस किया गया है। इट मीन्स वो थोड़ी सी एजेड लेडी हैं। और उनके टाइगर्स क्या हैं तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जो ये लेडी हैं आंट जेनिफर, ये एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, और एम्ब्रॉयडरी करते समय इन्होंने टाइगर्स की डिज़ाइन, टाइगर्स का एक पैटर्न इन्होंने एम्ब्रॉयडरी किया है। तो उसके बारे में हम इस पोएम में पढ़ेंगे, उसके बारे में पोएट ने इस पोएम में हमें बताया है। और ये जो पोएम है ये 3 स्टैंजास में लिखी गई है, और हर स्टैंजा में देयर आर 4 लाइन्स। तो इस तरह से इस पोएम को लिखा गया है। हम समझेंगे पोएम, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे, पर पहले एक बार हम पोएट का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं पोएट एड्रिन रिच के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबाउट द पोएट, तो सबसे पहले हम पोएट के बारे में जानते हैं। एड्रिन रिच वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए। तो ये जो हमारी पोएट हैं इनका बर्थ यूएसए में हुआ था। यूएसए के मैरीलैंड के बाल्टीमोर में इनका बर्थ हुआ था। शी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेंस मूवमेंट एज अ पोएट एंड थियोरिस्ट। और ये जो है ये वाइडली नोन है, यानी बहुत ज़्यादा फेमस है। किस चीज़ के लिए? अपने इन्वॉल्वमेंट के लिए। यानी ये हमेशा इन्वॉल्व रहती हैं, हमेशा ये पार्टिसिपेट करती हैं किसमें? वुमेंस के जितने भी मूवमेंट होते हैं। और कैसे? कंटेम्प्रेरी, तो इनके समकालीन, इनके समय में जितने भी मूवमेंट हुए थे जो कि रिप्रेजेंट करते थे वुमेन राइट्स को, वुमेन एजुकेशन को, यानी कि कैसी भी तरह वो वुमेन से कंसर्न थे, उन सभी मूवमेंट में ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा करती थी। और कैसे? एज अ पोएट, पोएट के रूप में भी, और थियोरिस्ट के रूप में भी, एक विचारक के रूप में भी ये अपनी बात रखा करती थी। उन सभी मूवमेंट्स में ये इन्वॉल्व रहा करती थी। इस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है, वाइडली नोन है। She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays and other writings। और एज अ पोइट भी इन्होंने बहुत सारा लिटरेरी वर्क करा है अपनी लाइफ में। तो इन्होंने क्या क्या पब्लिश करा है? इन्होंने पोइट्री लिखी है बहुत सारी, और पोइट्री की इन्होंने 19 वॉल्यूम्स पब्लिश कर दिए हैं। इसके अलावा ये एसेज भी लिखा करती थी, तो एसेज के भी इन्होंने 3 कलेक्शन पब्लिश किए हैं। और इसके अलावा पोइट्री और एसेज के अलावा इन्होंने अदर राइटिंग्स भी करी है। तो एज ए पोएट, एज ए राइटर भी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी। A strong resistance to racism and militarism echoes through her work। और इनका जितना भी वर्क है, जितना भी लिटरेचर इन्होंने लिखा है, उस सभी वर्क में हम क्या देख सकते हैं? एक बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है, एक बहुत ज़्यादा विरोध, प्रतिरोध किया गया है। किसके अगेंस्ट? रेसिज्म के अगेंस्ट, हर तरह की जातिवाद के अगेंस्ट, और मिलिटरिज्म के अगेंस्ट, यानी कि जहाँ कहीं भी मिलिट्री शासन हो जाता था, सैनिक शासन हो जाता था, तो उस सबका ये विरोध किया करती थी। और जातिवाद का भी ये बहुत ज़्यादा विरोध किया करती थी। तो ये जो विरोध था ये इनके सभी वर्क में एको होता था, गूंजता था। यानी कि इनके सभी वर्क में हम क्लियरली देख सकते थे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ये विरोध अपना दिखाया करती थी, हर तरह के जातिवाद के विरुद्ध और किसी भी मिलिटरिज्म के विरुद्ध। The poem Aunt Jennifer's Tigers addresses the constraints of married life a woman experiences। और हम यहाँ जो इनकी पोएम पढ़ने वाले हैं Aunt Jennifer's Tigers, ये पोएम क्या करती है? एड्रेस करती है। यानी कि ये पोएम हमें बताती है, किस बारे में बताती है? कि एक वुमेन की जो मैरिड लाइफ होती है, उस मैरिड लाइफ में क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स भी कहते हैं, क्या क्या बाउंडेशंस होती हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, जिन्हें कि एक वुमेन अपनी पूरी लाइफ में एक्सपीरियंस करती है। तो इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक वुमेन अगर हैप्पीली मैरिड नहीं है, अगर उसकी मैरिड लाइफ हैप्पीली नहीं गुजर रही है, तो क्या क्या वो अपनी लाइफ में फील करती है, क्या क्या बाउंडेशंस होते हैं, क्या क्या प्रतिरोध उस पर लगा दिए जाते हैं, और किस तरह क्या उसका जो जीवन है वो हो जाता है। इस बारे में इस पोएम में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये था पोएट का और हमारी पोएम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर्स टाइगर्स
prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. तो बच्चों ये हमारी पोएम का फर्स्ट स्टेंजा है। तो इसमें इन लाइंस में पोइट हमें क्या बता रही हैं? अब वो बता रही हैं कि आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए हैं, हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि टाइगर्स एक्चुअल में क्या है, वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। और जो एम्ब्रॉयडरी की स्क्रीन है, अब एम्ब्रॉयडरी की स्क्रीन क्या होती है बच्चों? आपने भी देखा होगा जब हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो इस तरह का एक सर्कुलर शेप का हम लगा के किसी भी क्लॉथ में, कपड़े में, फिर उसके अंदर हम वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो इसी तरह से आंट जेनिफर भी इस स्क्रीन का यूज़ करके उन्होंने इस स्क्रीन के अंदर टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी बनाई थी, उन्होंने टाइगर्स की डिज़ाइन बनाई थी। तो पोएट उन टाइगर्स की बात कर रही हैं, वो बता रही हैं कि आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए हैं, जो टाइगर्स की डिज़ाइन इन्होंने बनाई है, वो किस तरह बनाई है? वो सभी टाइगर्स क्या कर रहे हैं? प्रेंस कहते हैं तेज़ी से इस बहुत स्पीडली भागना या स्पीडली जंप करना। यानी कि जो आंट जेनिफर ने टाइगर्स एम्ब्रॉयडरी की है जिन टाइगर्स की, वो उन्होंने रनिंग करते हुए, जंप करते हुए टाइगर्स बनाए हैं। तो पोइट कह रही हैं कि जो आंट जेनिफर के टाइगर्स हैं वो उस एम्ब्रॉयडरी स्क्रीन में इधर उधर जंप कर रहे हैं, भाग रहे हैं। ब्राइट टोपेज डेनिजन्स, और उन टाइगर्स को पोइट ने क्या कहा है? वो टाइगर्स कैसे हैं? ब्राइट टोपाज। अब जो टोपाज क्या होता है? टोपाज एक स्टोन होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्राइट येलो कलर का, बहुत ही प्रेशियस ये स्टोन होता है। तो जिस तरह से टोपाज का कलर होता है ब्राइट येलो, तो टोपाज के कलर को पोइट ने कंपेयर किया है किसके साथ? टाइगर के कलर के साथ। तो पोइट कह रही है कि जो टाइगर है इनका कलर वैसे ही बिल्कुल ब्राइट येलो है जैसे कि किसका कलर होता है? टोपाज का होता है। तो टोपाज एक बहुत ही प्रेशियस स्टोन होता है ब्राइट येलो कलर का। डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और इन टाइगर्स को पोइट ने क्या कहा है कि ये डेनिजन्स हैं। डेनिजन्स कहते हैं निवासी, कहीं पर निवास करने वाले, किसी स्थान पर रहने वाले। तो पोइट कह रही हैं कि ये जो टाइगर्स हैं ये सब निवासी हैं, ये रहते हैं कहाँ पे? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब ग्रीन वर्ड का क्या मतलब है? फॉरेस्ट। तो पोइट कह रही हैं कि जो टाइगर्स आंट जेनिफर ने बनाए हैं, जिन टाइगर्स की उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की है, वो एम्ब्रॉयडरी पैनल में, उस एम्ब्रॉयडरी स्क्रीन में जंप कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। और उन टाइगर्स का जो कलर है वो वैसे ही बिल्कुल ब्राइट येलो कलर है, वैसे ही शाइनिंग कलर है जैसे कि टोपाज में होता है। और ये सभी के सभी टाइगर्स डेनिजन्स हैं, रहने वाले हैं कहाँ के? फॉरेस्ट के। तो ये सभी फॉरेस्ट में रहने वाले टाइगर्स हैं जिनको आंट जेनिफर ने अपनी स्क्रीन पे एम्ब्रॉयडरी के थ्रू बनाया है। दे डू नॉट फेयर द मैन बीनीथ द ट्री। अब आगे पॉइंट कह रही हैं कि जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं ये बहुत ही ब्रेव होते हैं और इनके मन में बिल्कुल भी डर नहीं होता। किसके लिए? उन मैन के लिए। अब यहाँ पे मैन आया है किसके लिए? हंटर्स के लिए। तो पॉइंट कह रही हैं कि ये बहुत ब्रेव होते हैं और जो हंटर्स इनको पकड़ने के लिए ट्री के नीचे खड़े रहते हैं और वेट करते हैं कि टाइगर्स नीचे आएंगे तो हम उन्हें पकड़ लेंगे, तो उन सभी हंटर्स का भी इन टाइगर्स के मन में बिल्कुल भी डर नहीं होता। तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो टाइगर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बता रही हैं। उन्होंने बताया कि इनका कलर कैसा है? बिल्कुल ब्राइट येलो जैसा कि टोपाज का होता है। ये डेनिजन्स हैं, ये कहाँ के निवासी हैं? फॉरेस्ट के रहने वाले हैं और ये बहुत ही ब्रेव होते हैं, बिल्कुल भी इनके मन में फेयर नहीं होता। जो इनको हंट करने के लिए हंटर्स जाते हैं उनसे भी ये बिल्कुल भी नहीं डरते, बिल्कुल भी नहीं घबराते। दे पेस इन स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी। और ये सभी टाइगर्स क्या करते हैं? पेस कहते हैं तेजी से जाना। तो ये सभी टाइगर्स बहुत तेजी से, बहुत स्पीडली मूव करते हैं। इनका मूवमेंट जो होता है वो बहुत स्पीडली होता है। और कैसा होता है? स्लीक कहते हैं बहुत ही ग्रेसफुली, बहुत ही एलिगेंट इनका मूवमेंट होता है। तो हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सभ्य तरीके
तरीके से ये अपना मूवमेंट करते हैं और कैसा शिवरली कहते हैं बहादुरी से। तो पॉइंट यहाँ पे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बता रही हैं। वो कह रही हैं कि जब टाइगर चलते हैं तो इनका जो चलने का मूवमेंट होता है वो बहुत ग्रेसफुल होता है, बहुत एलिगेंट होता है और ये बहुत बहादुरी से चलते हैं। इन्हें किसी भी चीज़ का, किसी भी दूसरे एनिमल का और यहाँ तक कि हंटर्स का भी बिल्कुल डर नहीं होता और ये बहुत बहादुरी के साथ और बहुत ही ग्रेसफुली अपना मूवमेंट करते हैं, जंगल में चलते फिरते हैं। तो बच्चों ये है हमारा फर्स्ट स्टैंजा। इसमें पोएट ने हमें जो आंट जेनिफर ने टाइगर्स बनाए हैं अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू उनके बारे में हमें बताया है। तो जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं वो टाइगर्स कैसे हैं, जंप करते हुए, रनिंग करते हुए उन्होंने बनाए हैं और उनका कलर ब्राइट टोपाज का जैसा होता है, बिल्कुल वैसा येलो शाइनिंग कलर है उनका। और वो सब जंगल के निवासी हैं, हम सबको पता है वो जंगल में रहते हैं। आगे पॉइंट टाइगर्स के बारे में बताते हुए कह रही हैं कि टाइगर्स बहुत ब्रेव हैं, इनके मन में किसी का भी डर नहीं है। जो हंटर्स वहाँ जाते हैं उनसे भी ये टाइगर्स बिल्कुल भी नहीं डरते और जब ये चलते हैं तो इनकी जो चाल होती है वो बहुत एलिगेंट होती है, बहुत ग्रेसफुल होती है और बहुत ही बहादुरी के साथ ही ये चलते हैं जंगल में। तो बच्चों ये फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हम कुछ लिटरेचर टर्म देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए ब्राइट टोपाज। तो ब्राइट टोपाज का यहाँ पे कैसे यूज़ किया गया है, पॉइंट ने क्या कहा है कि जैसे टोपाज स्टोन होता है ब्राइट येलो शाइनिंग, बिल्कुल वैसा ही कलर किसका है, टाइगर्स का है। तो टाइगर्स के का जो कलर है उसे कंपेयर किया है किसके साथ, टोपाज के कलर के साथ। और कंपैरिजन कैसा है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, लाइक और एज का यूज़ नहीं किया गया है। तो ये एक लिटरेचर टर्म है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसे हम कहते हैं मेटाफर। तो यहाँ पे ब्राइट टोपाज यहाँ पे यूज़ किया गया है मेटाफर का। इसके अलावा बच्चों हम देख सकते हैं जो हमारी स्टैंजा की थर्ड लाइन है वो स्टार्ट हो रही है किससे, दे। और उसी तरह से जो फोर्थ लाइन है उसका भी स्टार्टिंग वर्ड है अगेन दे। तो ये लिटरेचर टर्म भी हमने पढ़ा है। जब इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड तो उसे हम कहते हैं एनाफोरा। तो ये लिटरेचर टर्म होता है एनाफोरा। जब दो या दो से ज़्यादा लाइंस के स्टार्टिंग में सेम वर्ड रिपीट होता है, सेम स्टार्टिंग होती है दो या दो से ज़्यादा लाइंस में, तो उस लिटरेचर टर्म को, उस पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं एनाफोरा। तो एनाफोरा का यूज़ किया गया है जब थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन दोनों लाइंस स्टार्ट हो रही हैं दे वर्ड के साथ, तो ये है यूज़ एनाफोरा का। इसके अलावा बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं राइम स्कीम। राइम स्कीम हम पहले पढ़ चुके हैं। जब कभी जो पोएम की लाइन है वो एंड जब होती है जिस वर्ड के साथ और उसकी जो नेक्स्ट लाइन है उसका जो एंडिंग वर्ड है, दोनों वर्ड्स की जो एंडिंग साउंड है, स्टार्टिंग साउंड हम नहीं देखते हैं राइम स्कीम में, जो एंडिंग साउंड है अगर वो सिमिलर होती है, एक जैसी होती है, तो वहाँ पे क्रिएट होती है राइम स्कीम। और राइम स्कीम का यूज़ पॉइंट क्यों करते हैं, एक म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो इन लाइन से बच्चों हम देख सकते हैं फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या था, स्क्रीन, और सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है ग्रीन। तो आप बोल के देखिए स्क्रीन ग्रीन, दोनों की जो एंडिंग साउंड है वो बिल्कुल सेम है, सिमिलर है। तो यहाँ पे राइम स्कीम का यूज़ किया गया है, स्क्रीम इज राइमिंग विथ ग्रीन। इसी तरह से थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है ट्री और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है सर्टेनिटी। तो ट्री एंड सर्टेनिटी, अगेन देयर इज अ यूज ऑफ राइम स्कीम। तो एक पर्टिकुलर राइम स्कीम को फॉलो करते हुए इस कंप्लीट पोएम को लिखा गया है। तो फर्स्ट स्टैंजा में भी हम वही राइम स्कीम देख सकते हैं, स्क्रीन एंड ग्रीन एंड ट्री एंड सर्टेनिटी। तो यहाँ कंप्लीट होता है फर्स्ट स्टैंजा। आगे देखते हैं। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to पुल। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था, पॉइंट ने बताया था टाइगर्स के बारे में। जो टाइगर्स आंट जेनिफर ने एम्ब्रॉयडरी करे हैं, एम्ब्रॉयडरी के थ्रू जिन टाइगर्स की उन्होंने डिज़ाइन बनाई है, जिन टाइगर्स का उन्होंने पैटर्न बनाया है, वो टाइगर्स कैसे हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हमने पढ़ा फर्स्ट स्टैंजा में। अब सेकेंड स्टैंजा में पॉइंट हमें बता रहे हैं
आंट जेनिफर के बारे में। अब वो क्या कह रहे हैं कि आंट जेनिफर जब एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो एम्ब्रॉयडरी करते समय उनकी जो फिंगर्स हैं वो फ्लटरिंग हो रही हैं। फ्लटर का मतलब होता है शेक होना, कांपना। तो पॉइंट कह रहे हैं कि इनकी जो फिंगर्स हैं वो शेक हो रही हैं, वो कांप रही हैं। अब क्यों शेक हो रही हैं हमें क्लियरली नहीं बताया गया है, तो बहुत सारे रीज़न हो सकता है। आंट जेनिफर बहुत ज़्यादा ओल्ड हो इसलिए उनके जो हाथ है वो शेक कर रहे हैं। और इसके अलावा रीज़न ये भी हो सकता है उनकी जो मैरिड लाइफ है, वो मैरिड हैं तो उनकी जो मैरिड लाइफ है वो इतनी हैप्पी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपनी मैरिड लाइफ से। बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस हैं, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर और वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डरती हैं। तो शायद उस डर की वजह से, वो डर इतना ज़्यादा है कि उस डर की वजह से उनके जो हाथ हैं वो शेक हो रहे हैं। तो जो भी रीज़न हो, पॉइंट ने हमें ये बताया है कि आंट जेनिफर जब ये एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, जब वो इन टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो उनकी जो फिंगर्स हैं वो शेक हो रही हैं। कब? जब वो अपने वूल को, जो थ्रेड होता है जिस थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की जाती है, जब वो उस वूल से थ्रेड वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, उस थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, तो उनके जो हाथ हैं, उनकी जो फिंगर्स हैं वो शेक हो रही हैं, कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और इतनी ज़्यादा उनके हाथ शेक कर रहे हैं कि जो आइवरी नीडल है, आइवरी कहते हैं बच्चों जो हाथी दांत से बनी हुई होती है। तो जिस नीडल होती है सुई, तो जिस नीडल से वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं वो नीडल कैसे बनी हुई है? हाथी दांत से बनी हुई है। तो पॉइंट कह रहे हैं कि इनके जो हाथ है, आंट जेनिफर के जो हाथ हैं वो इतने ज़्यादा शेक कर रहे हैं कि वो जो कितनी लाइट वेट नीडल होती है, एक आइवरी नीडल है जो बहुत ही लाइट वेट होती है, उस नीडल को पुल करना, उस नीडल को खींचना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। यानी कि आंट जेनिफर बहुत हार्डली उस नीडल को पुल कर पा रही हैं। इतनी जो लाइट वेट छोटी सी नीडल होती है उसको भी पुल करना उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है। The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand। तो वो उनकी ऐसी सिचुएशन क्यों हो गई है, क्यों वो इतना ज़्यादा शेक कर रही है उनकी फिंगर, और क्यों वो एक बहुत छोटी सी लाइट वेटेड नीडल को भी पुल नहीं कर पा रही हैं ईजीली। तो आगे पॉइंट अपनी बात एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो अंकल है, अंकल कौन? आंट जेनिफर के हस्बैंड। तो उन्होंने जो वेडिंग बैंड इनके हाथ में, इनके फिंगर्स में पहना रखा है। वेडिंग बैंड का मतलब है जो रिंग होती है, जो वेडिंग रिंग होती है। तो पॉइंट कह रही हैं कि अंकल ने जो आंट जेनिफर की फिंगर में वेडिंग रिंग पहनाई थी, वो वेडिंग रिंग जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें वेट है, और वेट भी कैसा है? मैसिव। मैसिव कहते हैं बहुत बड़ा, बहुत विशाल। तो पॉइंट कह रही हैं कि जो वेडिंग रिंग है आंट जेनिफर की फिंगर्स में, जो कि इनके हस्बैंड ने इनको पहनाई थी, यानी कि जब इनकी मैरिज हुई थी उसके बाद आंट जेनिफर के ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, इनकी लाइफ पे इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, इतने सारी बाउंडेशंस लगा दी गई कि उन सब का जो वेट है, जो वजन है, वो आंट जेनिफर को कैसा लगने लगा? वो रिंग उनके लिए एक बर्डन बन गई, एक बोझ बन गई, और बोझ भी कैसा? मैसिव, बहुत ज़्यादा विशाल। सिट्स हैवीली, और ये जो वेट है, ये जो बोझ, ये जो बर्डन है, अब ये बर्डन क्या कर रहा है? ये बर्डन बैठा हुआ है किस पर? आंट जेनिफर के हैंड के ऊपर। तो बच्चों पॉइंट ने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया। वो उन्होंने हमें बताया है कि जो आंट जेनिफर हैं उनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, और जब से उनकी शादी हुई है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। उनके जो हस्बैंड हैं वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उनको बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रहने देते। और इसके अलावा मैरिज के साथ जो जो बाकी दूसरी ऑब्लिगेशंस आती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, ड्यूटीज़ आती हैं, उन सब का भी वेट है। और सेकेंड, आंट जेनिफर जो है अपने हस्बैंड के साथ भी एक हैप्पी रिलेशनशिप में नहीं है, तो इसीलिए उनकी मैरिड लाइफ उनके लिए एक बर्डन बन चुकी है, एक बोझ बन चुकी है। और उनका जो हाथ पे रिंग है, वो रिंग भी उनके लिए एक बोझ बन के उनके हाथ के ऊपर बैठा हुआ है। तो बच्चों सेकेंड स्टैंजा में पॉइंट हमें आंट जेनिफर की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हैं। वो
बता रही हैं कि आंट जेनिफर का जो हाथ है जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो उनकी फिंगर्स जो वो शेक हो रही हैं और इतनी ज़्यादा शेक हो रही हैं कि एक छोटी सी पतली सी जो नीडल होती है उसको भी वो इजीली पुल नहीं कर पा रही हैं। और ऐसा क्यों, तो उन्होंने आगे एक्सप्लेन करते हुए हमें बता दिया कि जो वेडिंग रिंग है वो वेडिंग रिंग आंट जेनिफर के लिए बहुत भारी बोझ बन चुका है, क्योंकि उनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। उनके रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ अच्छे नहीं हैं। उनके जो हस्बैंड है वो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, और इसके अलावा जो मैरिज के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, जितनी भी ड्यूटीज़ आती हैं, वो सब भी आंट जेनिफर को अब एक बोझ, एक बर्डन लगने लगी हैं। और ये सारा जो बर्डन है ये उनके हाथ पर बैठा हुआ लग रहा है। तो बच्चों यहाँ पे भी हम कुछ लिटरेरी टर्म्स देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राइम स्कीम। हमने अभी देखा था फर्स्ट स्टेंजा में भी, तो वैसे ही राइम स्कीम कंप्लीट पोएम में फॉलो की गई है। तो जो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है वुल, इसको राइम किया गया है पुल के साथ, तो वुल एंड पुल। इसी तरह से थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड बैंड एंड फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड हैंड। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं राइम स्कीम। तो ये राइम स्कीम कंप्लीट पोएम में फॉलो की गई है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं अलिट्रेशन। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट लाइन में फिंगर्स फ्लटरिंग, तो दोनों ही वर्ड फिंगर्स एंड फ्लटरिंग दोनों की जो स्टार्टिंग साउंड है वो सेम है, तो सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे यूज़ है अलिट्रेशन का। तो यहाँ पे यूज़ किया गया है अलिट्रेशन का जब दोनों ही वर्ड्स फिंगर एंड फ्लटरिंग स्टार्ट हो रहे हैं सेम साउंड से। इसी तरह से बच्चों हम यहाँ भी देख सकते हैं वेट एंड वेडिंग, वेट वेडिंग, अगेन रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, सेम साउंड से दोनों वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये भी एग्जाम्पल है किसका, अलिट्रेशन का। इसके अलावा बच्चों हम और भी हम लिटरेरी टर्म्स यहाँ देख सकते हैं। ये जो लाइन है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो वेडिंग बैंड है, जो वेडिंग रिंग है, उसका जो मैसिव वेट है, तो बच्चों यहाँ पे हमें पता है कि जो रिंग होती है वो एक्चुअल में इतनी हैवी नहीं हो सकती कि वो इतना मैसिव वेट बन जाए। तो यहाँ पे पॉइंट ने अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या करा है, उन्होंने एक बात को, एक वेडिंग रिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसको बहुत ज़्यादा हैवी बना दिया है। तो ये भी एक पोएटिक डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं हाइपरबोल। तो बच्चों हाइपरबोल में क्या होता है, जब हम अपनी बात को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं अपने आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे पॉइंट अपना आइडिया एक्सप्लेन करना चाहती थी कि जो वेडिंग है वो इनके लिए कितना भारी बोझ है, तो उसको बताने के लिए उन्होंने क्या कहा हमें कि जो वेडिंग रिंग है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन एक्चुअल में रिंग इतनी हैवी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे यूज़ किया गया है हाइपरबोल का। तो ये है हाइपरबोल। हाइपरबोल पोएटिक डिवाइस ऐसा होता है बच्चों जब हम किसी बात को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हम बढ़ा चढ़ा के अपनी बात प्रेजेंट करते हैं ताकि हम अपना आइडिया और अच्छे से क्लियरली और स्ट्रांगली एक्सप्लेन कर पाएँ, तो उसे हम कहते हैं हाइपरबोल, किसी बात को एग्जैजरेट कर देना। इसके अलावा बच्चों एक और लिटरेरी टर्म यहाँ पे में दिया गया है। पॉइंट ने क्या बताया कि जो वो मैसिव वेट है वो वेट क्या कर रहा है, सिट्स, वो वेट बैठा हुआ है। अब बच्चों जो वेट है वो वेट बैठ नहीं सकता, क्योंकि सिटिंग क्या है, किसका काम होता है, ह्यूमन बीइंग्स का, लिविंग ऑब्जेक्ट का काम होता है, ये एक लिविंग क्वालिटी है। और जो वेट है वो वेट कैसा होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है। तो अगेन पॉइंट ने एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एक लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट किया है, एक ह्यूमन क्वालिटी उसको प्रेजेंट कर दी है, उसको दे दी है। तो ये भी लिटरेरी टर्म बनता है जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं। ये लिटरेरी टर्म होता है पर्सनिफिकेशन।
तो यहाँ पे यूज़ किया गया है पर्सनिफिकेशन का, जब पोइट ने एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट किया है एज अ लिविंग ऑब्जेक्ट और उसको कुछ ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दी हैं, तो यहाँ पे लिटरेरी टर्म बनता है पर्सनिफिकेशन। तो बच्चों यहाँ कंप्लीट होता है हमारा सेकेंड स्टेंजा। आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं थर्ड स्टेंजा, पोएम का लास्ट स्टेंजा। व्हेन आंट इज डेड her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. तो बच्चों ये लास्ट स्टेंजा है हमारी पोएम का। इसमें पोइट क्या कह रहे हैं, वो कह रही हैं कि जिस दिन आंट की डेथ हो जाएगी, यानी कि जिस दिन आंट जेनिफर की लाइफ एंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उस दिन भी इनके जो हैंड्स हैं वो ऐसे ही टेरिफाइड रहेंगे। टेरिफाइड यानी उस दिन भी इनके मन में वही फियर रहेगा जो फियर आज इनके मन में है। जिस तरह आज ये अपने हस्बैंड से डरती हैं, अपने हस्बैंड के सामने अपने मन की बात नहीं कह पाती, इनके ऊपर इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, बाउंडेशन है, तो जिस दिन आंट जेनिफर की लाइफ एंड हो जाएगी उस दिन भी इनके साथ यही होने वाला है। जितने हाथ इनके आज टेरिफाइड हैं, बिल्कुल उसी तरह जब इनकी लाइफ एंड हो जाएगी तब भी इनके पास कोई अच्छा समय नहीं आने वाला है, तब भी इनके हाथ ऐसे ही टेरिफाइड रहेंगे। स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डेल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, और आफ्टर डेथ भी जो आंट जेनिफर हैं वो रिंग्ड रहेंगी। रिंग्ड का मतलब, अब बच्चों यहाँ पे रिंग वर्ड के दो मीनिंग हम ले सकते हैं, समझ सकते हैं। एक तो रिंग कौन सी है, हमने लास्ट स्टेंजा में पढ़ा था, जो वेडिंग रिंग है। तो यहाँ पे पोइट कह रही हैं कि आफ्टर डेथ भी जो जेनिफर के हाथ हैं उन हाथों में वो रिंग रहेगी, और रिंग जो है वो रिप्रेजेंट करती है किसे, उस बर्डन को जो कि इनकी मैरिज लाइफ ने इनको दिया था। और एक सेकंड मीनिंग रिंग का क्या होता है, रिंग का मतलब होता है घिरे हुए होना, सर्कल में होना। तो पोइट ने कहा है कि आफ्टर डेथ भी जो आंट जेनिफर है वो घिरी भी रहेंगी, किसके साथ, उन सभी ऑर्डिल्स के साथ। ऑर्डिल्स कहते हैं जो हमारे बैड एक्सपीरियंस होते हैं, जो हमारा बैड टाइम होता है। तो आंट जेनिफर की जो पूरी मैरिड लाइफ थी वो उनके लिए एक बहुत बुरा समय था, बहुत बैड एक्सपीरियंस था। तो पोइट कह रही हैं कि अभी तो इनकी लाइफ ऐसी ही है, ये इतना ज़्यादा डरी हुई हैं, इनके मन में अपने हस्बैंड के लिए इतना ज़्यादा डर है, लेकिन जिस दिन इनकी डेथ हो जाएगी तब भी इनके हाथ ऐसे ही टेरिफाइड रहेंगे। तो जो टेरिफाइड हैंड्स हैं वो अगेन रिप्रेजेंट करता है आंट जेनिफर की हॉरिबल मैरिड लाइफ को। तो पोइट कह रही हैं कि आफ्टर डेथ भी इनको किसी तरह का पीस नहीं मिलने वाला है, आफ्टर डेथ भी इनके हाथ ऐसे ही टेरिफाइड रहेंगे और इनके हाथ में वही रिंग रहेगी। कौन सी रिंग, जो रिप्रेजेंट करती है उस मैसिव वेट को। कौन सा वेट, इनके मैरिड लाइफ का। और हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये इनकी जो आफ्टर डेथ भी ये घिरी हुई रहेंगी, किसके साथ, उन ऑर्डिल्स के साथ, उन बैड एक्सपीरियंस के साथ जिसको इन्होंने अपनी पूरी लाइफ, जैसे इनके हस्बैंड ने इनको पूरी लाइफ मास्टर की तरह इनको ट्रीट किया है, यानी कि इनके हस्बैंड खुद को तो मास्टर समझते थे और इनको अपना स्लेव, अपना गुलाम समझते थे अपनी वाइफ को। तो जिस तरह से पूरी लाइफ जो इनके हस्बैंड है, उन्होंने पूरी लाइफ तो इनको मास्टर किया है, इनको ऑर्डर पे ऑर्डर दिए हैं, जैसा उन्होंने कहा है आंट जेनिफर ने वैसा ही अपनी लाइफ में किया है। तो पोइट कह रहे हैं कि आफ्टर डेथ भी इनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा, आफ्टर डेथ भी इनके हाथ ऐसे ही टेरिफाइड रहेंगे और जैसे पूरी ज़िंदगी इनके हस्बैंड ने इनको मास्टर किया है उसी ऑर्डिल्स के साथ, उन्हीं सभी बैड एक्सपीरियंस के साथ ये तब भी ऐसे ही घिरी हुई रहेंगी। The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। तो बच्चों नेक्स्ट टू लाइंस में पोइट बिल्कुल एक ऑपोजिट आइडिया हमें दे रही हैं। फर्स्ट टू लाइंस में तो उन्होंने क्या बताया, आंट जेनिफर के बारे में बताया। पोइट ने कहा कि आंट जेनिफर की अभी जो लाइफ है वो तो बहुत ही टेरिबल है, लेकिन आफ्टर डेथ भी ये इतनी ज़्यादा डरी हुई है कि आफ्टर डेथ भी इनके हाथ ऐसे ही टेरिफाइड रहेंगे और आफ्टर डेथ भी जैसे इन्होंने पूरी ज़िंदगी इनके हस्बैंड ने इनको मास्टर किया है, अपने ऑर्डर्स पे इनकी लाइफ को चलाया है, आफ्टर डेथ भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ वो टाइगर्स हैं जो कि उस पैनल
रियल में है, उस स्क्रीन में है जहाँ पे आंट जेनिफर ने एम्ब्रॉयडरी की थी। तो वो टाइगर्स कैसे हैं? वो टाइगर जिन्हें आंट जेनिफर ने बनाया है, कैसे बनाया है? एम्ब्रॉयडरी के थ्रू बनाया है। वो टाइगर्स तो क्या करेंगे? प्रेंसिंग, यानी कि बहुत जॉयफुली, बहुत ही एनर्जी के साथ वो रनिंग करेंगे, जंप करेंगे, बहुत प्राउडली इधर उधर मूव करेंगे। और कैसे? वो बिल्कुल भी किसी से डरेंगे नहीं, उनके मन में बिल्कुल भी किसी भी बात का फेयर नहीं होगा। तो बच्चों, ये एक लिटरेरी टर्म है जिसे हम कहते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि जब पोएट दो बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं पैराडॉक्स। तो इस लास्ट स्टैंजा में पोएट ने फर्स्ट 2 लाइन्स में तो क्या बताया है? आंट जेनिफर के बारे में बताया है, जो कितनी ज़्यादा डरी हुई हैं कि पोएट कह रहे हैं कि आफ्टर डेथ भी इनके हाथ ऐसे ही टेरिफाइड रहने वाले हैं। और दूसरी तरफ कौन है? वो टाइगर्स हैं जो फ्री हैं, जिन्हें किसी का डर नहीं है और जो इतनी ब्रेवली, इतनी प्राउडली मूव करते हैं और वो डेनिजेंस हैं फॉरेस्ट के, और वहीं वो रहते हैं और वहाँ वो बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं। लेकिन जो आंट जेनिफर हैं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपने हस्बैंड के कंट्रोल में बिता दी। उनके हस्बैंड ने उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रखा था, मास्टर्ड कर रखा था। वो ऑर्डर्स जैसा देते थे, आंट जेनिफर को वैसा ही करना पड़ता था। लेकिन जो टाइगर्स हैं, ये बिल्कुल फ्री हैं, इनके मन में किसी का डर नहीं है और ये बहुत प्राउडली और बिना डरे किसी से जंगल में मूव करते हैं। तो ये जो ऑपोजिट आइडियाज़ हैं, इन्हें एक लिटरेरी टर्म कहते हैं, उसका नाम है पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स वो लिटरेरी टर्म होता है जब पोएट दो बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं। तो लास्ट स्टैंजा में यूज़ किया गया है पैराडॉक्स। फर्स्ट 2 लाइन्स आंट जेनिफर के बारे में बताई गई हैं और जो उनकी लाइफ है वो बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है किसकी लाइफ के साथ? टाइगर्स की लाइफ के साथ, जिन्हें पोएट ने लास्ट 2 लाइन्स में हमें डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पे यूज़ किया गया है पैराडॉक्स का। इसके अलावा जो अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं राइम स्कीम। जो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है लाए, वो जो है वो राइम करता है सेकंड लाइन के लास्ट वर्ड बाय के साथ, लाए एंड बाय। इसी तरह से थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड मेड एंड फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड अनअफ्रेड। तो मेड अनअफ्रेड। तो यहाँ पे भी यूज़ किया गया है राइम स्कीम, लाए, बाय एंड मेड अनअफ्रेड। तो ये है एग्जाम्पल राइम स्कीम के। तो बच्चों, लास्ट स्टैंजा में पोएट हमें बिल्कुल ही क्लियरली एक्सप्लेन कर रही हैं, बता रही हैं कि क्या डिफरेंस है आंट जेनिफर की लाइफ में और उन टाइगर्स की लाइफ में जिन टाइगर्स को आंट जेनिफर ने ही बनाया है, जिन टाइगर्स की उन्होंने ही एम्ब्रॉयडरी की है। तो यहाँ पे पोएट एक और आइडिया हमें दे रही हैं कि आंट जेनिफर की पूरी लाइफ जो थी वो अपने हस्बैंड के कंट्रोल में रही थी। तो वो अपने मन से एक्चुअल में क्या चाहती थी? वो अपनी लाइफ में थोड़ी फ्रीडम चाहती थी। वो चाहती थी कि वो भी हैप्पीली मूव करे, बिना किसी से डरे अपनी लाइफ को जिए। इसीलिए उन्होंने उन टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी बनाई जैसी लाइफ वो खुद जीना चाहती थी, खुद जैसा वो चाहती थी अपनी लाइफ में करना, वो उसी तरह के टाइगर्स उन्होंने ड्रॉ करे थे, उसी तरह की टाइगर्स की उन्होंने एम्ब्रॉयडरी बनाई थी। तो इसीलिए पोएट ने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था कि जो टाइगर्स हैं, ये टाइगर्स आंट जेनिफर ने खुद बनाए थे। तो जैसी उनकी लाइफ थी बिल्कुल उसके ऑपोजिट टाइगर्स उन्होंने बनाए थे। और ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो खुद उस तरह की लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई। उनकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल थी, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थी। उनके हस्बैंड उनको अपने कंट्रोल में रखते थे, अपने ऑर्डर के थ्रू उनकी लाइफ चलाते थे। लेकिन आंट जेनिफर खुद चाहती थी कि उनकी लाइफ फ्री हो, वो बिल्कुल फ्रीली घूमे, हर जगह आए जाएं, उनके मन में किसी भी चीज़ का डर ना रहे। इसी बात को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने उन टाइगर्स को वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी के थ्रू बनाया था। तो बिल्कुल दो ऑपोजिट आइडियाज़ यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं, इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है पैराडॉक्स का। तो बच्चों, यहाँ पे थर्ड स्टैंजा और हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है। आई होप आपको पोएम समझ में आई है। जो बात पोएट ने इस पोएम के थ्रू हमें बताई है, जो एक्सप्लेन की है, वो आपको अच्छे से समझ में आया है। और साथ ही जितने भी हमने पोएटिक डिवाइसेस पढ़ी हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। उन सब का यूज़ कैसे होता है, क्यों यूज़ किए जाते हैं, ये सब आप अब जान गए होंगे, समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इस पोएम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक बार इस पोएम की कंप्लीट समरी हम फिर से रिवाइज करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।